हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 7th स्टैंडर्ड चैप्टर 1 हिस्ट्री कहाँ कब और कैसे को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का जो है पार्ट 1 ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जो है इसमें अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का जो है पार्ट 2 हम लोग पढ़ते हैं कि इस काल में अर्थात जो मध्यकालीन भारत का जो समय है उस काल में क्या है कि अनेक साहित्यिक ग्रंथों की है रचना हुई थी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या कहता है कि कल्हन की राजतरंगिणी इस काल की पहली जो है एक ऐतिहासिक रचना है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। तो राजतरंगिणी के जो रचनाकार है वो कौन है? कल्हन है और इसको पहला जो है ऐतिहासिक रचना माना जाता है और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अल-बेरूनी की जो पुस्तक है तहकीक हिंद या तारीखुल हिंद, उस समय के समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर विस्तृत एवं प्रमाणिक जानकारी मिलती है। मिनहाज सिराज जो है कृत ताबकात नक्शरी में मोहम्मद गोरी एवं गुलाम वंश के शासन पर जो है वो विस्तृत चर्चा है। जियाउद्दीन बर्नी की जो पुस्तक है तारीख फिरोज शाही में तुगलक वंश के राजनीतिक घटनाओं, शासन प्रबंध एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन है। अबुल फजल के अकबरनामा में अकबर के शासनकाल का प्रशासन एवं राजनीति का जो है चित्रण है। इसके अतिरिक्त और भी कई पुस्तक है जो इस काल की जानकारी के जो है प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा कि पहला तो है कल्हन का राजतरंगिणी जिसे पहली ऐतिहासिक रचना माना जाता है। दूसरा है कि तहकीक हिंद या तारीखुल हिंद जिसके रचनाकार कौन है? अल-बेरूनी है। और उनमें क्या खास बात है कि इसने समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर जोर दिया या फिर फोकस किया था। तीसरा है कि मिनहाज सिराज नामक जो है एक इतिहासकार थे, उन्होंने तबकात नासरी में जो है तबकात नासरी नामक जो है एक रचना को कृत किया था, फिर रचनाकार थे उसके। और इसमें क्या खास बात है कि जो मोहम्मद गोरी एवं गुलाम वंश के शासन पर जो है उसमें लिखा है, उसके बारे में लिखा है। एक और स्कॉलर थे जिन्होंने कहा जियाउद्दीन बर्नी नाम था जिनका, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तारीख फिरोज शाही। और तारीख फिरोज शाही में उसने तुगलक वंश के जो राजनीतिक घटना है उसके बारे में लिखा है। आगे चलेंगे तो अबुल फजल जो थे वो मुगल वंश के जो अकबर थे, उनके अकबर के शासनकाल का जो है प्रशासन एवं राजनीति को अकबरनामा नामक किताब में लिखा। और भी कई पुस्तक थे जो बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है। तो जो नामा जो शब्द है जो हर किताब के पीछे लगा हुआ है, तो इस शब्द का सामान्यतः उन ऐतिहासिक रचनाओं के शीर्षक में शामिल है जो मुगल कालीन दरबारी संरक्षण में लिखी गई थी। यानी कि जो मुगल काल में जो भी किताबें या फिर रचना जो रचित की गई थी उसमें क्या है, नामा शब्द का सामान्यतः उल्लेख किया गया है। और इस परंपरा का जो आरंभ होता है वो अकबर के समय में अबुल फजल के अकबरनामा से होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि संस्मरण क्या होता है। संस्मरण मतलब जो ऑटोबायोग्राफी होता है वो क्या होता है। तो किसी व्यक्ति के जीवन की उन बातों का वर्णन है जो उसे याद रहती है और वो अपनी रुचि और घटना के महत्व के अनुसार उसे प्रस्तुत करता है। इसे क्या कहते हैं? हम लोग संस्मरण कहते हैं। और भारत के संदर्भ में मुगल शासक जो था बाबर ने अपनी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी में क्या है, तुजू के बाबरी, इसका ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? तुजू के बाबरी, तुर्की भाषा में लिखी थी और जिसका फारसी अनुवाद बाबरनामा कहलाता है। और उसने अपने लड़कपन की घटनाओं, लड़ाइयों, यहाँ के महत्वपूर्ण शासक और उनके आपसी संबंध, यहाँ के लोगों के रहन सहन, जलवायु, भूगोल आदि के संबंध में सजीव चित्रण किया है। उसने अपने पिता उमर शेख मिर्जा का वर्णन जो है कुछ इस प्रकार से किया है कि वे कद में छोटे थे और उनकी दाढ़ी जो है गोल और चेहरा जो है वो मांसल था और वे मोटे थे। तो बाबर ने जो है अपने पिता उमर शेख मिर्जा का जो है वर्णन किया है कि अपने पिता के बारे में क्या कहते हैं कि वे कद में छोटे थे और उनकी जो दाढ़ी थी वो गोल थी और चेहरा मांसल था और ये मोटे थे। उनका चोगा इतना तंग रहता है कि उसकी डोरियों को बांधने के लिए अपना पेट अंदर पिचकाना पड़ता था। यहाँ पे उस बोलते हैं कि उनकी जो चोगा जो होता था, जो चोगा ऊपर से पहनते थे, वो इतना टाइट रहता था कि उसको डोरियों से बांधने के लिए अपना पेट अंदर पिचकाना पड़ता था। और अगर ये पेट को ढीला छोड़ देते तो अक्सर चोगे का जो है बंध टूट जाता। तो क्या है, ये पहनावे और बोली दोनों हितों में क्या है वो रूखे थे। यात्रियों के वृत्तांत भी इस काल के इतिहास के अध्ययन में जो है सहायक है और इसमें जो है सबसे प्रसिद्ध रचना जो है अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता का वृत्तांत है। तो इब्ने बतूता जो थे वो क्या थे कि अफ्रीकी यात्री थे और उनका वृत्तांत जो है वो बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट है इस काल के इतिहास को समझने में। और उनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है रेहला। इब्ने बतूता जो थे वो मराकस या मोरक्को का निवासी था और जब उन्होंने विश्व यात्रा किया था तो विश्व यात्रा के दरमियान क्या कि वो मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि उसके शासनकाल में हिंदुस्तान
आया और लगभग 14 वर्षों तक रहा। और इस अवधि के दरमियान उसने यहाँ के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या है व्यापक प्रकाश डाला। और जब वो यहाँ आया भारत, तो क्या किया उसने कि उस दरमियान मतलब उस पीरियड में वहाँ का जो भी सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था था उस पर व्यापक प्रकाश डाला। सिक्कों के माध्यम से भी शासकों के तिथि क्रम को समझने में जो है सहायता मिलती है। और ये सिक्के सोना, चांदी, तांबा आदि के बने होते हैं। इन सिक्कों से शासकों के राज्यरोहण, साम्राज्य विस्तार, पड़ोसी शासकों के साथ संबंध और उनकी आर्थिक समृद्धि के बारे में पता चलता है। तुगलक शासकों, विशेषकर मोहम्मद बिन तुगलक के जो सिक्के थे वो बड़ी संख्या में मिले हैं। और अपने राज्य जो है सासाराम के जो शासक थे शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो सासाराम एक जगह है बिहार में। तो सासाराम के जो शासक थे कौन थे? शेरशाह सूरी। तो उन्होंने अपने टाइम पे क्या है कि चांदी के सिक्के चलाए और इसको आज भी हम लोग क्या है कि म्यूजियम में जाके देख सकते हैं। और जो मध्यकालीन काल के जो शासक थे के शासन काल में निर्मित क्या अनेक भव्य मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों एवं किलों से क्या है इस काल के धार्मिक जीवन तथा आर्थिक समृद्धि और वास्तुकला की जानकारी मिलती है। तो जो मंदिर है, मस्जिद है, मकबरा है, किला है, तो ये सबसे हम लोग को कौन सा सोर्स मिलता है कि जब इन सब जो बिल्डिंग्स जो पुराने हैं, तो मॉन्यूमेंट्स जो है जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो हमको उस टाइम का क्या है धार्मिक जीवन, आर्थिक समृद्धि और वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का जो है वो जानकारी मिलता है। और इनमें से कई ऐसे इमारत है, कई ऐसे बिल्डिंग है जैसे कि दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल, खजुराहो का मंदिर, जो आज भी कैसे ही सलामत है और उसको हम लोग देख सकते हैं। तो इस काल में या फिर मध्यकाल में क्या था कि बिहार की जो वास्तुकला का इतिहास भी है वो स्मरणीय है। मध्यकालीन काल में बिहार की जो वास्तुकला का इतिहास स्मरणीय है। और शेरशाह का जो है सासाराम जो कहाँ है रोहतास जिला में है स्थित मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के सम्मिश्रण का एक सुंदर नमूना है। मनेर में मखदूम शाह दौलत का समाधि जो है वो समाधि भवन भी एक उच्च कोटि के कला का उदाहरण प्रस्तुत करता है। कहाँ? मनेर में क्या है? मखदूम शाह दौलत का एक समाधि या मकबरा है। मध्यकाल में क्या है कि बिहार में निर्मित मंदिरों में पटना से 18 मील की दूरी पर स्थित बैकुंठपुर का जो शिव मंदिर है और उसके लिए क्या है राजा जो मानसिंह थे उन्होंने क्या आर्थिक सहायता प्रदान की थी, ये बहुत प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ है? पटना से 18 मील दूरी पर स्थित बैकुंठपुर का शिव मंदिर। रोहतासगढ़ में क्या है कि हरिश्चंद्र मंदिर है और इस मंदिर भी निर्माण करने में क्या है कि मानसिंह का ही हाथ है। इतिहासकार की क्या भूमिका है? तो अभी हम लोग ये जरा सोचते हैं कि इतिहास लेखन में इतिहासकार की क्या भूमिका है या फिर इतिहासकार जो है इन स्रोतों की मदद कैसे लेते हैं। तो इतिहासकार जो होते हैं, हिस्टोरियंस जो होते हैं, वो इन स्रोतों की मदद से बिना किसी भेदभाव के एक क्रमिक एवं सर्वमान्य समझ बनाने की कोशिश करते हैं। और बीते हुए समय के बारे में कभी कभी इतिहासकार को विचित्र परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और खासकर जब किसी एक ही व्यक्ति या घटना के संदर्भ में अलग अलग मत रहते हैं। तो कि खासकर जब क्या है किसी एक ही व्यक्ति या घटना के बारे में क्या है जब हिस्टोरियंस का अलग अलग मत रहता है तो वो लोग क्या करते हैं कि इन लोगों को क्या है कि विचित्र परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनका काम क्या है कि बिना किसी भेदभाव का एक क्रमिक और सर्वमान्य समझ बनाना। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सन 1328 में क्या हुआ था कि दिल्ली में सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने एक आदेश जारी किया और उस आदेश में क्या था कि दिल्ली के निवासियों को आदेश दिया कि वे दिल्ली से दूर दक्षिण में दौलताबाद जाकर बसे। और उस समय दो इतिहासकार थे, जियाउद्दीन बर्नी और इसामी। तो इन दोनों इतिहासकार ने सुल्तान के राजधानी परिवर्तन की घटना को अपने अपने किताबों में लिखा। तो कब राजधानी परिवर्तन कराया था? 1328 में। और दो इतिहासकार थे जिसमें कौन कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी और इसामी। और दोनों ने क्या है कि इस घटना को अपने अपने किताबों में लिखा और दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग समझेंगे किस तरह का है। तो जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में लिखा कि एक योजना सुल्तान के दिल में आई कि दौलताबाद को राजधानी बनाया जाए। ये इसलिए क्योंकि दौलताबाद क्या है कि उसके साम्राज्य के मध्य में है और दिल्ली, गुजरात, लखनऊ, तिलंक, मावाड़, द्वार समुद्र तथा कम्पिल्ला जो है इस शहर से लगभग समान दूरी पर स्थित है। और इस विषय में क्या है उसने किसी से परामर्श नहीं किया और उसने ये आदेश दे दिया कि उसकी अपनी माँ और राज्य के सारे बड़े अधिकारी और सेनापति जो है अपने सहायक और विश्वास पात्रों के साथ दौलताबाद की ओर चले। दरबार के हाथी घोड़े, खजाना तथा बहुमूल्य वस्तुएं जो है वो दौलताबाद भेज दी जाए। और इसके पश्चात क्या हुआ कि सूफी संत और आलिम जो थे, जो इस्लामिक ग्रंथों का अध्ययन करने वाले थे तथा दिल्ली के जो प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध लोग थे उनको क्या है कि दिल्ली बुलाया गया। और जो लोग दौलताबाद गए उन्हें सुल्तान ने क्या है खूब सारा धन तो इनाम में दे दिया। लेकिन एक साल बाद सुल्तान जो है खुद दिल्ली लौटा और उसने आदेश दिया कि दिल्ली तथा आसपास के कस्बे के निवासियों को काफिलों में जो है दौलताबाद भेजा जाए। दिल्ली वालों के घर उनसे मोल लिए जाए और इन घरों की जो है कीमत खजाने से दौलताबाद जाने वालों को दे दी जाए ताकि वे वहां जाकर अपने लिए घर बनवा ले।
तो शाही आदेशानुसार क्या हुआ कि दिल्ली तथा आसपास के निवासी जो है दौलताबाद की ओर भेज दिए गए। तो दिल्ली शहर क्या इस प्रकार बिल्कुल खाली हो गया और कुछ दिनों तक दिल्ली के सारे दरवाजे बंद रहे, यहाँ तक कि शहर में कुत्ते बिल्ली तक ना रह पाए। दिल्ली के निवासी जो बरसों से वहां रहते चले आ रहे थे, लंबी यात्रा के कष्ट से बहुत सारे जो है रास्ते में ही मर गए। बहुत से लोग जो थे दौलताबाद पहुंचे और अपनी मातृभूमि से बिछड़ने का जो है दुख सहन नहीं कर सके और वे वापस होने की इच्छा में ही मर गए। यद्यपि सुल्तान ने क्या था कि दिल्ली से जाने वाली प्रजा को अत्यधिक इनाम दिया कि वह प्रदेश के कष्टों को सहन ना कर सके। इसके बाद क्या है कि दूसरे प्रदेशों से आलिमों, सूफियों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लाकर दिल्ली में बसाया, मगर इस प्रकार लोगों को लाने से जो है दिल्ली आबाद ना हो सकी और लगभग 5-6 साल बाद सुल्तान ने आदेश दिया कि जो भी दिल्ली लौटना चाहता है वो लौट सकता है। कुछ लोग तो लौट गए मगर बहुत से परिवार जो है वो दौलताबाद में ही बस गए। तो ये जो पूरा घटनाक्रम में हमने पढ़ा, ये किसने लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। अब हम लोग इसामी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है। तो इसामी जो है अपनी किताब फुतुहातुस सलातीन में लिखा है कि सुल्तान को दिल्ली वालों पर संदेह था और उनके लिए क्या है कि मन में विष छिपाए रहता था। उसने गुप्त रूप से एक कुत्सित योजना बनाई कि 1 महीने में दिल्ली का विनाश कर दिया जाए और उसने इस जो सूचना कराई कि जो कोई सुल्तान का हितैषी हो वो दौलताबाद की ओर प्रस्थान करे और जो कोई इस आज्ञा का पालन करेगा उसे अत्यधिक संपत्ति मिलेगी और जो कोई इसका पालन ना करेगा इसका क्या है सिर काट डाला जाएगा। और उसने आदेश दिया कि दिल्ली में आग लगा दी जाए और सभी लोगों को नगर से बाहर निकाल दिया जाए। पर्दे वाली स्त्रियों तथा एकांतवासी सूफियों को उनके घरों से बाल पकड़कर निकाला गया और इस प्रकार ये लोग क्या है कि दिल्ली से निकले। मेरे दादा भी क्या है उसी शहर में रहते थे जिनकी उम्र क्या है 90 वर्ष थी और वे एकांतवासी थे। वे कभी अपने घर से नहीं निकलते थे, तो ये क्या है पहले पड़ाव में ही मर गए, उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। सभी बूढ़े युवक, स्त्री तथा बालक जो है यात्रा करने के लिए विवश थे। बहुत से बालक जो है वो दूध के बिना मर गए और अनेक लोगों ने क्या है प्यास के कारण प्राण त्याग दिए। उस काफिले में से अत्यधिक कठिनाई सहन करने वाला केवल 10वां भाग ही जो है दौलताबाद पहुंच सका और सुल्तान ने इस तरह एक बसा हुआ शहर जो है वो नष्ट कर डाला। और जब दिल्ली में कोई ना रहा तो क्या है सारे द्वार बंद कर दिए गए और सुना जाता है कि कुछ समय बाद अत्याचारी बादशाह ने आसपास के गांव के लोगों को बुलाकर दिल्ली में बसवाया। तोतों और बुलबुलों को बाग से निकालकर कौओं को बसा दिया। न जाने सुल्तान को किस प्रकार उन निर्दोष लोगों पर संदेह उत्पन्न हो गया कि उसने उनके पूर्वजों की जो है नींव उखाड़ डाली और आज तक उनकी संतानों के विनाश में तल्लीन है। तो आपके ध्यान में ये बात आ गई होगी कि मोहम्मद तुगलक की योजना के बारे में। तो ये जो था यहाँ अभी तक हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा कि ये इसामी के पॉइंट ऑफ व्यू से थे और वो बहुत तल्ख थे। इसामी जो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए काफी तल्ख या फिर कड़ी बातें लिखी थी। तो इससे हम पढ़ के हमको ये बात तो समझ में आ गई थी कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में कुछ बातें ऐसी है जिस पर बर्नी और इसामी दोनों इतिहासकार तो एक मत रखते हैं। जैसे कि सुल्तान ने लोगों को दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश दिया, पर दिल्ली से दौलताबाद जाने की घटना के बारे में बर्नी कोई ऐसी बात लिखता है जो इसामी नहीं लिखता है। और बर्नी लिखता है कि सुल्तान अपने राज्य की राजधानी बीचों बीच बनाना चाहता था, इसीलिए क्या है उसने लोगों को दौलताबाद भेजा। पर इसामी के अनुसार क्या था कि सुल्तान के मन में ऐसा विचार नहीं था। इसामी के अनुसार सुल्तान लोगों को कष्ट देना चाहता था, इसलिए उसने दिल्ली जो है खाली करवाई। तो ये हमारे लिए परेशानी की बात है कि अब हम ये कैसे जाने कि सुल्तान के मन में वास्तव में क्या विचार था, और इस विषय में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ऐसी कहे कि बहुत सारी कठिनाई जो है बहुत बार हमारे सामने आती है। जो बातें दोनों लिखते हैं उनके बारे में तो हम सोच सकते हैं कि वे जरूर हुई होंगी, पर जो बातें एक ही व्यक्ति कह रहा है उनके बारे में हम झट से यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं कि वे जरूर हुई होगी। तो बीते हुए समय के बारे में जब इतिहासकार आज लिखते हैं तो अक्सर क्या है कि इस कठिनाइयों से जूझते हैं। और बीते समय के बारे में कुछ बातें तो है कि पक्की तरह से कही जा सकती है, पर बहुत सी बातों के बारे में पक्की तरह से नहीं कहा जा सकता है। और ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि इतिहासकार जो है दूसरे अन्य स्रोतों को ढूंढने लग जाते हैं। समय के साथ इतिहास को समझना। तो इतिहासकार जो है अतीत को समझने के लिए इसे समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट देते हैं। क्या करते हैं कि जब इतिहास को समझना होता है तो इसको बहुत आसानी से समझने के लिए क्या करते हैं कि समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों को क्या करते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट युग या काल में बांट देते हैं। तो पिछले जो क्लास है, जो पिछले क्लासेस है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकारों का समावेश था। पर इस कक्षा में जो इतिहास है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि प्रायः जो है उसको क्या कहते हैं मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। और हमने क्या है ईसा की 8वीं शताब्दी को मध्यकाल का आरंभ तथा 18वीं सदी को क्या है उसका अंत माना है। तो ऐसा क्यों है?
तो जब हम लोग इस बुक को पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे तब समझेंगे कि 8वीं शताब्दी के आसपास क्या है कि भारत का जो है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में काफी परिवर्तन हुआ। मतलब बहुत सारे चेंजेज आ रहे थे। कब? 18वीं सदी के बाद। और सामाजिक नियम जो है, धर्म, भाषा, कला इत्यादि भी क्या है, जीवन के सभी क्षेत्रों में इन परिवर्तनों ने प्रभावित किया। तो जो धर्म है, भाषा, कला, ये सब क्या है, या फिर जीवन के जितने भी आयाम है, सबको क्या है, इन परिवर्तनों ने जो इफेक्ट किया था या प्रभावित किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 8वीं शताब्दी के आसपास भारत के इतिहास में एक जो है एक नया युग आरंभ होता है। और नए विचारों से क्या है, समाज के सभी व्यक्ति एक साथ प्रभावित नहीं होता है। यद्यपि भारत के इतिहास में कुछ परिवर्तन जो है वो 8वीं शताब्दी से पहले ही आरंभ हो गए थे, और देश के कुछ भागों में उनका प्रभाव जो है कुछ समय बाद ही अनुभव किया गया। तो नए विचार जो आ गए थे समाज में, उससे क्या है, सभी व्यक्ति जो एक साथ प्रभावित नहीं हुए थे, है ना। कुछ कुछ ऐसे चेंजेस थे, परिवर्तन थे, जो क्या थे कि 8वीं शताब्दी से पहले ही आरंभ हो गए थे। पर कुछ कुछ जो है कि पूरा देश का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जिसके ऊपर प्रभाव जो है बहुत बाद अनुभव किया गया। इसीलिए सामान्य दृष्टि से देखते हुए हम कह सकते हैं कि नए विचारों की शुरुआत जो है वो 8वीं शताब्दी में हुई, और 18वीं शताब्दी आते आते फिर अनेक परिवर्तन जो है वो दिखने लगे। इसी कारण क्या कहते हैं कि हम मध्यकाल का अंत और आधुनिक युग का आगमन लगभग 18वीं शताब्दी को मानते हैं। और इन हजार वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के सब राज्यों में जो है प्राय नए नए परिवर्तन होते रहे। तो क्या है कि ये पूरा जो 1000 वर्ष का टाइम पीरियड है, इस दौरान जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके समाज में प्राय नए नए जो चेंजेस है, परिवर्तन होते रहे। और इसी परिवर्तन को हम लोग क्या है, जो पिछली कक्षा में पढ़ा था और आगे के जो क्लास में पढ़ेंगे उसको हम लोग कंपैरेटिव वे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का क्या है कि ये एंड है, और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।